नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का हम पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं इस समय। तो इसमें यूनिट 7 जो है उसमें भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म क्या है और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का गलत उपयोग करना। यानी हमको कोई पोस्ट मिली और उस पोस्ट के गलत उपयोग के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों का शोषण करने लगे, तो वो क्या है, वो भ्रष्टाचार है। जैसे किसी अधिकारी का घूस लेकर कार्य करना, ठीक है, रिश्वत लेकर, क्योंकि सरकार ने उसको वो पोस्ट दी है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन वो सरकार से भी पैसा ले रहा है उस कार्य को करने के लिए, और प्लस क्या कर रहा है, घूस ले रहा है दूसरे लोगों से उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो गलत ढंग से पैसा कमाना हो गया। और भ्रष्टाचार का मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें ईमानदार न रहकर व्यक्ति बेईमान हो जाता है अपने पोस्ट के प्रति और गलत कार्य करके पैसे अर्निंग करने लगता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। तो इस आयोग में क्या है कि जो व्यक्ति जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी लोग हैं, यदि वो भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं, दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो उनकी जो शिकायत है वो इसी आयोग में की जाती है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बना था, ये याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित किया गया था और यह एक स्वायत्त निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है। यह एकल व्यक्ति की अध्यक्षता वाला आयोग है और एक असंवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसके बारे में देखिए, वीना संधू एवं टी ई नरसिंघम ने क्या किया, भ्रष्टाचार संबंधी अध्ययन किया, ठीक है। तो कई थिंकर दिए रहेंगे कि भ्रष्टाचार पर किसने अध्ययन किया है, किसने अपने थियरी दी हुई है, तो इन्होंने दी है। घोटाले हुए हैं अपने देश में, उन घोटालों के बारे में पता करते हैं कि ये घोटाले जो है किस एरिया में किए गए हैं, ठीक है। पे ऑफ घोटाला जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने किया था और उन्होंने अवैध रूप से धन एकत्रित किया था, ठीक है। तो जैसे किसी को लाइसेंस दे दिया अवैध ढंग से, या फिर किसी की ज़मीन अवैध ढंग से ले ली, तो अवैध रूप से उन्होंने धन एकत्रित किया था, तो इसको पे ऑफ घोटाला कहते हैं और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। बोफोर्स घोटाला जो है वो सेना के लिए स्वीडन की कंपनी से तोपों की खरीद में घोटाला, यानी सेना को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए और युद्ध में उन्हें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए तोपों की जो व्यवस्था है वो स्वीडन से की जा रही थी, स्वीडन से खरीदी जा रही थी, तो उन्होंने इसमें घोटाला किया था। तेलगी घोटाला जो है वो जाली स्टाम्प पेपर की छपाई में जो घोटाला किया गया वो तेलगी घोटाला है। फिर देखिए प्रतिभूति घोटाला, ये बैंक और शेयर बाजारों में जो गड़बड़ी हुई है उसको प्रतिभूति घोटाला कहते हैं। चारा घोटाला आप जानते ही हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने किया था और 1996 में। सत्यम घोटाला, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है वो अवैध लाइसेंस जारी करने के लिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया गया था, ठीक है। कोलगेट घोटाला, ये कोयला खंडों के आवंटन में कंपनियों को लाभ देने के लिए, यानी कुछ कंपनियां जो ज़्यादा पैसा दे रही थी उन्हें कोयला आवंटन में ज़्यादा लाभ दिया गया और अन्य की जो है उपेक्षा की गई। तो ये जो घोटाला किया गया था ये कोयला के आवंटन में किया गया था, ठीक है। तो इसको कोलगेट घोटाला कहते हैं। फिर देखिए रेलगेट घोटाला जो है 2013 में किया गया था और पदोन्नति में घूस के लिए इसमें किया गया था। प्रमोशन में लोगों से ज़्यादा पैसे ले लेकर उनके प्रमोशन में घोटाले किए गए थे। सरदा समूह चिट फंड जो है वो 2013 में किया गया था, इसमें जाली योजनाएं लागू किया, यानी लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, ठीक है। फिर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जो है सेना हेतु हेलीकॉप्टरों की खरीद में घोटाला किया गया। इसमें मिड डे मील घोटाला आप जानते ही हैं, इसमें क्या है, अनाज वितरण में घोटाला किया गया और इसे सभी घोटालों की जननी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि पूछा जाता है कि सभी घोटालों की जननी कौन है, तो मिड डे मील घोटाला है। काला धन क्या होता है, देखिए, कर चोरी, बेहिसाब पैसा और छिपी हुई आय एवं अघोषित धन ही काला धन है, ठीक है। यानी हम अर्निंग कर रहे हैं लेकिन सरकार को दिखा नहीं रहे हैं और उसका हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो जिस अर्निंग का टैक्स नहीं पे किया जाता है वो क्या है, वो काला धन है, ठीक है। और वांचू कमेटी और राजा जे चलाया कमेटी जो है वो काले धन से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वांचू कमेटी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो ये काला धन से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती या फिर नेपोटिज्म, तो नेपोटिज्म आप जानते ही हैं, इसको कुनबा परस्ती भी कह सकते हैं, भाई भतीजावाद भी कह सकते हैं।
तो अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ देना, विशेषतः नौकरी या पद देना कुंभा परस्ती कहलाता है। यानी हमें ऊंचा पद मिल गया, हमें एक ऐसा पद मिल गया कि हम दूसरे लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है, तो हम क्या करेंगे, जब अपने भाई भतीजे, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली के लोगों को जब सेलेक्ट करने लगते हैं, दूसरे लोगों को नहीं सेलेक्ट करते हैं उनके अंदर योग्यता होने के बावजूद भी, तो ये जो है भाई भतीजावाद कहलाता है। इसका उदाहरण, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाई भतीजावाद का कहलाता है, वो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे ने नेपोटिज्म का इनको दोषी माना गया था और इन्होंने अपने 3 भाइयों को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद दिया था और अन्य रिश्तेदारों को भी ऊंचा पद जो है राजनीतिक परिस्थिति प्रदान की थी। ठीक है। और नेपोटिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैथोलिक पोप बिशप के द्वारा अपने परिजनों को ऊंचे ऊंचे पद जो है उन्होंने दे दिए थे चर्च में, तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इस शब्द की शुरुआत नेपोटिज्म जो है वो कैथोलिक चर्च के पोप द्वारा की गई थी। ठीक है। आतंकवाद देखिए क्या है। आतंकवाद का मतलब होता है कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह हिंसा के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है। यानी कोई समूह है और उस समूह ने एक संगठित पूरा एक प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग के माध्यम से वो दूसरे लोगों को भय उत्पन्न करना चाहते हैं, आतंक के माध्यम से उन पर हावी होकर अपने मनवांछित कार्य को करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, भय है, धमकी है, आतंक के माध्यम से समुदाय या वर्ग से अपनी इच्छा के माध्यम से काम कराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा बम ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, फिर आतंकी समूह अन्य ढंग से लोगों को कभी वो प्लेन हाईजैक कर लिए तो कभी कुछ कर लिए, तो इस तरह से लोगों में भय उत्पन्न करते हैं और मनोवांछित कार्य जो है वो करवा लेते हैं। फिर देखिए आतंकवाद और सामूहिक हिंसा में क्या अंतर है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सामूहिक हिंसा का मतलब है कि कुछ लोग, जैसे दंगे वगैरह होते हैं कि लोग इकट्ठा हुए और लोगों को मारते काटते निकल गए। ठीक है। तो ये क्या है, ये सामूहिक हिंसा है, सामूहिक रूप से हिंसा हो रही है। जबकि आतंकवाद ऐसा नहीं है, वो एक संगठित समूह होता है जो पूरी प्लानिंग करता है और रिलैक्स होकर आराम से लोगों को भय और आतंक के माध्यम से उनको परेशान करता है। ठीक है। तो ये चीज़ तो आतंकवाद हो गया। लेकिन सामूहिक हिंसा में भीड़ तंत्र काम करता है, मॉब माइंड काम करता है। तो मॉब माइंड में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, तर्क नहीं होता। ठीक है। वो लोग इकट्ठा होते हैं, बस लोगों को मारते हुए चले जाते हैं। ठीक है। अभी त्रास देखिए क्या है। फिरौती प्राप्त करने के लिए अगले व्यक्ति को चोट पहुंचाना। तो आपने देखा होगा कि सुपारी शब्द सुना होगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि इन्होंने इसकी सुपारी दी मारने के लिए। ठीक है। और अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री शीटर बोलते हैं। हिस्ट्री शीटर वो लोग होते हैं जो लोग पैसा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हैं या फिर किडनैपिंग करते हैं। तो इनका यही काम ही होता है कि दूसरे लोगों से पैसे लेंगे और बदले में उनका जो कार्य रहेगा, किसी को मारने का, किडनैप करने का, चोट पहुंचाने का, वो सब करेंगे। ठीक है। तो इसको अभित्रास बोलते हैं। तो आतंकवाद और अभित्रास में भी बहुत अंतर है। आतंकवाद आप जानते ही हैं संगठित समूह द्वारा होता है और अभित्रास में क्या होता है कि इसमें केवल बस पैसे प्राप्त करने के लिए अगले व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है। और आतंकवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें उत्पत्ति, विकास और उसकी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन का अध्ययन जो है वो बलजीत सिंह ने किया था। ठीक है। यानी आतंकवाद कैसे शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये बढ़ा आगे, कैसे क्या हुआ, तो बलजीत सिंह ने इसका अध्ययन किया था। आतंकवाद का राजनीतिक पक्ष जो है वो जेम्स मूलर ने इसका अध्ययन किया था। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आतंकवाद का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है जॉर्डन पॉइस्ट ने किया था। ठीक है। अब देखिए टाडा क्या होता है। टाडा का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो आतंकवाद का देखिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए टाडा क्या है। टाडा आतंकवादियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1985 में एक अधिनियम पारित किया था। ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसात्मक गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा। ठीक है। तो यही क्या है, वो टाडा कहलाया कि आतंकवाद से निपटने के लिए जो अधिनियम बना था वही टाडा कहलाया। ऑपरेशन बजरंग देखिए क्या है। ऑपरेशन बजरंग है असम में गैर असमियों को असम से बाहर भगाने के लिए क्या हुआ, संयुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा यानी UMF जो है वो बना था। फिर असम संयुक्त स्वतंत्रता मोर्चा उल्फा। ठीक है। तो ये 2 उग्रवादी संगठन ऐसे बने जो कि कार्य कर रहे थे गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से, और ये वामपंथी विचारधारा के थे। और इन्होंने क्या किया कि जो गैर असमी लोग हैं उनको वो लोग दंगे के माध्यम से या फिर अन्य ढंग से पीट के मार के उनको बाहर निकाल रहे थे। ठीक है। उनके साथ हिंसा कर रहे थे।
तो सरकार को जब ये सब चीज़ें पता चली तो असम सरकार ने भयंकर लूटपाट और लोगों में आतंक जो फैलाया जा रहा था उनके विरुद्ध एक कार्रवाई की थी, और सेना की जो कार्रवाई थी वही ऑपरेशन बजरंग कहलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए वायु सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दो प्रकार की सुरक्षा होती है। वायु सुरक्षा का मतलब होता है कि अपने देश के बाहर के लोग जो है, बाहर के जो देश हैं वो जब आक्रमण करते हैं तो उससे हम जो अपनी सुरक्षा करते हैं वो वायु सुरक्षा है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है कि अपने ही देश में जो है कुछ ऐसे संगठन बन गए हैं, आतंकी संगठन बन गए हैं जो अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि नक्सली वगैरह हो गए। तो आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव अधिनियम जो है मीसा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये नक्सली लोग जो है उनसे निपटने के लिए कार्य करता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बना था, और इस अधिनियम को संसद हमलों की पृष्ठभूमि में बनाया गया था। यानी संसद पे जब हमले किए गए तो उसके बाद पूरा जो सिस्टम है वो बौखला गया था, तो उस समय ये अधिनियम बना था, और इस अधिनियम के माध्यम से पोटा 2001 में लाया गया। ठीक है, पोटा और टाटा दो प्रकार की चीज़ें लाई गई थी ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अलग अलग ढंग से निपटा जा सके। देखिए आतंकवाद से निपटने के लिए दो प्रकार के मॉडल विशेषता हैं, और पूरे विश्व में ये दो मॉडल कार्य करते हैं। कुछ देश हैं जो इजराइल मॉडल को फॉलो करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और भारत जो है वो मिश्रित रूप है इजराइल मॉडल और अमेरिकन मॉडल का। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो इजराइल मॉडल को ही फॉलो करता है। इजराइल मॉडल में क्या है? प्रति आतंकवाद पर आधारित है ये, यानी कि आप आतंकवादियों से वार्ता मत कीजिए, ना आप उनसे मिलिए, ना तो आप उनसे कोई भी पक्ष रखिए अपना, ना उनका पक्ष सुनिए। सीधा उनको आप क्या कीजिए? क्रूरता से सैन्य कार्रवाई के द्वारा उनका दमन कर दीजिए। जैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आतंकवादी संगठन ने अपना डेरा डाला है, उनको सीधा क्या कीजिए? क्रूरता के साथ उनको आप फिनिश कर दीजिए। यही इजरायली मॉडल कहता है। ठीक है, अमेरिकन मॉडल क्या कहता है? अमेरिकी मॉडल कहता है कि जो आर्थिक क्षेत्र है, जो आर्थिक सपोर्ट है हमारा अगले देश को, उस आर्थिक सपोर्ट को बंद कर दीजिए। ठीक है, जब उनको फूड मिलना बंद होगा, खाद्य आपूर्ति जब कम हो जाएगी तो वो लोग स्वयं सरेंडर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कौन कहता है? अमेरिका कहता है। सर्वप्रथम व्यापार और प्रौद्योगिकी निर्यात को समाप्त कर देना चाहिए, यानी हमारे देशों से जो सामान उनके यहाँ जा रहा है वो आप मत भेजिए, और उनके यहाँ से जो सामान आ रहा है उसको आप मत लीजिए। तो क्या होगा? उस देश में हाहाकार मचेगा और लोग परेशान हो जाएंगे और आपकी बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये सब चीज़ें असफल होती हैं तो ही दमन किया जाना चाहिए। सबसे पहले व्यापार के माध्यम से उस देश को सरेंडर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? अमेरिकी मॉडल कहता है। ठीक है, और भारतीय मॉडल भी आतंकवाद रोधी है ये, लेकिन दोनों ही तरीकों को अपनाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भारत में यदि चाहे तो पाकिस्तान को अन्य ढंग से भी परेशान कर सकता है। ठीक है, भारत जो है युद्ध ही केवल विकल्प नहीं है। जो सिंधु नदी का पानी है हमारे यहाँ से ही जाता है। ठीक है, अगर उसको रोक दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, सरेंडर हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी सेना की कार्रवाई की जाती है और जैसे युद्ध लड़ा जाता है उस तरीके से उनसे निपटा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।